नमस्कार साथियों। आइए आपका स्वागत है हमारे YouTube के चैनल आदित्य स्टडी ग्रुप में। और आज हम करने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न, मोहम्मद गोरी किस वंश का था? तो मोहम्मद गोरी शंशवनी वंश का था। जैसा कि आपको पता है, मोहम्मद गोरी जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया और ये राजा जयचंद के कहने पर भारत में आए थे और इन्होंने तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जो आपको याद रखने हैं ये हैं कि इन्होंने 3 प्रमुख युद्ध लड़े। पहला प्रमुख युद्ध था तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 में हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को मारा नहीं, उसे जिंदा छोड़ दिया। बाद में इससे अगले साल तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध हुआ जो कि 1192 में हुआ। इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और हराने के बाद पृथ्वीराज चौहान को मार भी दिया। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने राजा जयचंद को हराया। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहम्मद गोरी को अन्य नाम से जाना जाता है, वो नाम है शहाबुद्दीन, और शहाबुद्दीन का मतलब है धर्म का ज्वलंत नक्षत्र। नेक्स्ट, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? तो भारत का वह पहला शासक जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था वो थे सोलंकी शासक भीम सेकंड। पृथ्वीराज चौहान ने पहले 1191 के युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था और 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में क्या था? तो इनके बीच में जो विवाद का मूल कारण था वो था भटिंडा का क्षेत्र। भटिंडा के क्षेत्र की वजह से ही इनके बीच में तराइन के 2 युद्ध हुए थे। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। तो मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण जो भारत पर हुआ वो था तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1192 में हुआ था। और ये महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। इसके बाद से ही भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 में हुए युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि इन दोनों के बीच हुआ युद्ध चंदावर के युद्ध के नाम से मशहूर है जो 1194 में हुआ था। हालांकि राजा जयचंद ने ही मोहम्मद गोरी को भारत में आने का निमंत्रण दिया था, जिसका परिणाम बाद में उनकी मौत से हुआ जो कि मोहम्मद गोरी ने उन्हें हरा करके 1194 में की। बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन पर। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो देखिए दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध जीतने के बाद 1194 में मोहम्मद गोरी ने राजा जयचंद को हराया। उसके बाद वो जब वापस जा रहे थे तो पंजाब के खोखरों ने उनकी हत्या कर दी। तो आखिरी युद्ध, अगर मोहम्मद गोरी की बात की जाए तो आखिरी युद्ध उनका पंजाब के खोखरों से हुआ था जहां पे उनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट, अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? देखिए दोस्तों, अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? तो अलाई दरवाजा कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और बात की जाए अलाई दरवाजे की, तो अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? तो अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था 1311 में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इनमें से किसे कहा जाता है कि वो स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक बना? वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के दास थे, इसलिए इन्होंने दिल्ली में दास वंश, गुलाम वंश की स्थापना की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसमें 2 अलग अलग बातें छुपी हुई है। एक तो मुस्लिम राज्य की स्थापना और एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना। दोनों के अंतर को आपको समझना है और उसी के हिसाब से आपको अपने क्वेश्चन का जवाब देना है। इससे रिलेटेड पॉइंट्स दोस्तों जो आपको याद रखने हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिपह सालार के रूप में भी काम किया था। कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है दोस्तों
कि इनमें से किस सुल्तान ने सिपह सलार के रूप में काम किया? तो आपका जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर है? कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है लाहौर में। और लाहौर में इनका मकबरा क्यों है? क्योंकि लाहौर इनकी राजधानी थी। और किसकी मौत चौगान खेलते वक्त हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत ही चौगान खेलते वक्त हो गई थी। ठीक है दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स आपस में मिले जुले हैं, इसलिए आपको इनको याद करने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देखिए दोस्तों, जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया उस समय देवगिरी के राजा थे रामचंद्र देव। परीक्षा में आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा, सीधा सवाल, कि अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो आपका जवाब हो जाएगा रामचंद्र देव। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के बारे में कहा था? देखिए दोस्तों, यह कथन काफी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में यह सवाल पूछा भी गया है। तो यह कथन कहा गया था अलाउद्दीन खिलजी के समय। नेक्स्ट, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? देखिए दोस्तों, भू राजस्व प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में जो अधिकारी नियुक्त किया जाता था, वो अधिकारी को चौधरी के नाम से जाना जाता था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो यह वंश था सैयद वंश। और सैयद वंश की स्थापना की थी खिज्र खान ने। देखिए दोस्तों, ये 2 पॉइंट्स हैं और दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इससे रिलेटेड अगले पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं कि जब तैमूर का आक्रमण हुआ तो उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो तैमूर के वक्त जब आक्रमण हुआ तो दिल्ली के सुल्तान थे नसरुद्दीन महमूद। और बात की जाए सैयद वंश की, तो सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो सैयद वंश की स्थापना की थी खिज्र खान ने। नेक्स्ट, निम्न में से किस सुल्तान के बारे में यह कहा जाता है कि उसके पास सबसे अधिक गुलाम थे? तो किसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो वो थे फिरोज तुगलक के दरबार में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, ये सवाल परीक्षा में बार बार पूछा गया। इससे रिलेटेड पॉइंट्स दोस्तों जो आपको याद रखने हैं, जो परीक्षा में आ सकते हैं। गुलाम की बात हुई तो बलबन गुलाम वंश का अंतिम वंश था। पहले कौन बना था? पहले बना था कुतुबुद्दीन ऐबक। और अगर बलबन की बात की जाए तो बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों कि बलबन का वास्तविक नाम क्या था। इन्होंने एक उपाधि प्राप्त की थी और उस उपाधि का नाम था उलुग खान। एक इनकी नीति जो परीक्षा में बार बार पूछी गई है, वो इनकी नीति थी लोह व रक्त की नीति। और एक महान नेता जिन्होंने इस नीति को अपनाया, उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये दोनों ही क्वेश्चन घुमा फिरा करके आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर किसी सुल्तान की बात की जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा बलबन। अगर किसी भारतीय नेता की बात की जाए तो आपका जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर बात की जाए राजस्व के सिद्धांत की, तो राजस्व का सिद्धांत भी बलबन ने ही दिया था। और अगर परीक्षा में पूछा जाए दिल्ली में लाल महल का निर्माण किसने करवाया, तो वह भी बलबन ने ही करवाया था। इन्होंने 2 इंपॉर्टेंट प्रथाएं शुरू की थी दोस्तों, जो आपको याद रखनी है। एक तो थी पाबोस और एक थी सिजदा। पाबोस में पैर चूम कर के, सुल्तान के पैर चूम करके जो दरबारी थे वे आया करते थे। और साथ में एक और प्रथा इन्होंने शुरू की जिसमें सिजदा उसे कहा गया, जिसमें वे घुटनों पर बैठ करके सम्राट के सामने सिर झुकाते थे। परीक्षा में आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि पाबोस और सिजदा प्रथाएं किसने शुरू की, तो आपका जवाब हो जाएगा बलबन। यह भी सवाल परीक्षा में काफी पूछा गया है कि नवरोज की शुरुआत किसने की, तो नवरोज की शुरुआत की थी बलबन ने। एक और संगठन था तुर्कानी चहलगामी, जो 40 सरदारों का एक ग्रुप था, उसको भी भंग बलबन ने ही किया था। इन्होंने अपने दरबार को फारसी प्रशासन की तर्ज पर सजाया था। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। बढ़ता अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया? तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने ही बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया। रही बात अलाउद्दीन खिलजी की, अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड पॉइंट दोस्तों जो आपको याद रखने हैं वो इस प्रकार हैं कि अलाउद्दीन के बचपन का नाम था अली और गुरशाह। और अलाउद्दीन के बारे में एक बात और मशहूर है कि इनका अभिषेक लाल महल में हुआ था। ये राज्याभिषेक की बात है दोस्तों। अगर बात की जाए सबसे अधिक मंगोलों के आक्रमण की, तो सबसे अधिक मंगोलों के आक्रमण भी अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए। इनका एक प्रसिद्ध दरबारी कवि था जिसका नाम था अमीर खुसरो। तो परीक्षा में ऐसे ही पूछा जाता है दोस्तों कि अमीर खुसरो किस के दरबार में बैठता था या किसके समकालीन था, तो आपका जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी।
बात की जाए अमीर खुसरो की, तो अमीर खुसरो ने दो वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया, एक तो थे तबला और एक थे सितार। और अमीर खुसरो को एक नए नाम से भी जाना जाता है, जो है तोताए हिंद। परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि तोताए हिंद किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा अमीर खुसरो। अगर बात की जाए सितार की, तो सितार एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसे हिंदू और मुसलमान का गान यंत्र भी कहा जाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। मूल्य नियंत्रण पद्धति और सेना को स्थायी तौर पर रखने का काम भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया। इनके एक प्रसिद्ध सेवक थे जिसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था, उसका कई बार मूल नाम पूछ लिया जाता है, तो उनका मूल नाम था मलिक कफूर। या परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि मलिक कफूर का एक और नाम बताइए या प्रसिद्ध नाम बताइए, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1000 दिनारी। अब इसका नाम 1000 दिनारी क्यों पड़ा? इसे अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार दे करके ही अपने राज्य के लिए खरीदा था, इसलिए इसे 1000 दिनारी के नाम से कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक और बात की जाए, तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही अलाई दरवाज़ा बनवाया और हौज खास का निर्माण करवाया। अगर बात की जाए, ये दोस्तों खिलजी ने निर्माण करवाया। ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछे जाते हैं कि अलाई दरवाजा और हौज खास का निर्माण किसने करवाया, तो आपका जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जो आपको याद रखने हैं वो है कि इब्न बतूता किसके काल में आया, तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया और इन्होंने एक विभाग की रचना की थी जो कृषि विभाग था, जिसे दीवाने अमीर विभाग कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। कई बार पूछा गया दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस सुल्तान के समय हुई, तो आपका जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? ये दक्षिण में हुई थी। और इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है? इसकी स्थापना का श्रेय जाता है हरिहर एवं बुका को। देखिए दोस्तों, ये सभी पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में यही पॉइंट्स या यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए इन सवालों को आप रट लीजिए ताकि आपको परीक्षा में कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो ऐसे सुल्तान थे फिरोज तुगलक। और बात की जाए फिरोज शाह तुगलक की, तो इन्हें दिल्ली का आदर्श सुल्तान भी कहा जाता है। परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था या दिल्ली का आदर्श सुल्तान किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। इनकी एक और खास बात थी दोस्तों, इन्होंने 5 शहर व 5 नदी की नीति बनाई। इन्होंने ही जगन्नाथ मंदिर को भी लूटा। किन्होंने? फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज शाह तुगलक ने जगन्नाथ मंदिर को भी लूटा और इन्होंने नीति बनाई जो थी 5 शहर व 5 नदी की नीति। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है, तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है अगर कहा जाए तो वह है मुसलमान, क्योंकि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। और बात की जाए नालंदा विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है बिहार में। हालांकि वर्तमान समय में इसे पुनः स्थापित करने की योजना चल रही है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तबकात नासरी का लेखक कौन थे? तो तबकात नासरी के लेखक थे मिनाज उल सिराज। ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाएगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आपको रट लेना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो ये ऊपर भी आया था दोस्तों कि अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जो आपको याद रखने हैं कि इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। मैंने आपको बताया था दोस्तों कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में करवाया था और इस निर्माण की शुरुआत करवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसे पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने और इसकी मरम्मत करवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। अगर बात की जाए इल्तुतमिश की, तो इन्होंने भारत में पहले मकबरे का निर्माण करवाया जो कि सुल्तानगढ़ी में है। सबसे पहले मंगोल आक्रमण भी इल्तुतमिश के समय ही हुए। इन्होंने एक उपाधि भी प्राप्त की थी जिसका नाम था नासिर उल मिनोनी। अब परीक्षा में आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा नासिर उल मिनोनी किस सुल्तान की उपाधि है, तो आपका जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश। और परीक्षा में ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश। इससे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको रट लेने हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। मैंने ऊपर ही बताया था दोस्तों कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर है और इसी वजह से इनका मकबरा भी लाहौर में ही बना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो उनके एक सेनापति जफर खान की मृत्यु हो गई थी। मंगोलों से लड़ने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दो सेनापतियों को नियुक्त किया था, एक थे उलुग खान और एक थे जफर खान और एक थे उलुग खान, जिसमें जफर खान की मृत्यु हो गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? तो तुगलकनामा किसने लिखी थी? तो तुगलकनामा लिखी थी अमीर खुसरो ने। और अमीर खुसरो को और किस नाम से जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को तोताए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने खड़ी बोली भी विकसित की थी। परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि खड़ी बोली का विकास किसने किया? तो खड़ी बोली का विकास किया था अमीर खुसरो ने। और अमीर खुसरो ने सितार और तबला दोनों वाद्य यंत्रों का भी आविष्कार किया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान की थी? तो इसका जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक उसका एक प्रशंसनीय दास था। वो दास जो उसकी हर बात मानता था, इसलिए उसने सर्वप्रथम अक्ता प्रदान करने की बात आई तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को ही दी। और भारत वंश, जो भारत का राज्य था, चंदावर का युद्ध जीतने के बाद वो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को ही संभालने के लिए दे दिया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो ये एक पैमाना था भूमि को नापने का, और यह पैमाना विकसित हुआ अलाउद्दीन खिलजी के समय में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अमीर को ही कृषि विभाग नाम एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो एक विभाग था अमीर को ही, ये कृषि विभाग से संबंधित था, और इस विभाग की शुरुआत की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। और मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो मोहम्मद बिन तुगलक को पागल संघ की राजा के रूप में भी जाना जाता है। इनके बारे में एक और बात मशहूर थी कि जब इनकी मौत हुई थी तो कुछ इतिहासकारों ने कहा था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। ये अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद भी ले गए थे। और दौलताबाद का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? तो दौलताबाद का प्राचीन नाम है देवगिरी। देखिए दोस्तों, सभी पॉइंट्स आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको याद करने में आसानी रहेगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो अमीर खुसरो ने किस बोली का विकास किया था? तो उन्होंने खड़ी बोली का विकास किया था। मैंने ऊपर ही बताया था दोस्तों कि अगर बात की जाए खड़ी बोली की, तो इसकी शुरुआत अमीर खुसरो ने की थी। साथ ही इन्होंने सितार और तबला जैसे वाद्य यंत्रों का भी विकास किया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किए? तो तैमूर लंग ने सबसे ज़्यादा जो आक्रमण हुए वो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में हुए, और इसके बाद ही तुगलक वंश का अंत हो गया। एक और सुल्तान थे दोस्तों जो आपको याद रखना है, हालांकि ज़्यादा अंतर नहीं है इन दोनों के नाम में, लेकिन आपको याद रखना है, एक थे नसरुद्दीन महमूद। यहाँ जो ऊपर जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था तैमूर लंग किसके शासनकाल में आक्रमण हुआ? तो आपका जवाब हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। लेकिन अगर बात की जाए एक और सुल्तान की, नसरुद्दीन महमूद, तो इनके बारे में एक बात मशहूर है दोस्तों कि इन्होंने टोपी से सिलकर अपने जीवन का निर्वाह किया था। यह सवाल एसएससी में आया था दोस्तों कि किस सुल्तान ने अपने जीवन निर्वाह टोपी सिल करके किया था? उसका जवाब हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया, तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था तुर्की ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाएगा बाद में पोलो खेल का प्रारंभ किसने किया या शुरुआत किसने की? तो आपका जवाब हो जाएगा तुर्की। और पोलो खेलते वक्त एक सुल्तान की मौत हुई थी, तो उसमें आपका उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने मुद्रा लेख के साथ साथ चांदी के सिक्के भी दिए? तो वो थे महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी के बारे में एक बात जो काफ़ी प्रसिद्ध है कि इन्होंने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। इन्होंने भारत पर 17 आक्रमण किए थे और इनका उद्देश्य था भारत की धन दौलत को लूटना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो अलाउद्दीन खिलजी के कुछ सेनाध्यक्ष थे, उनमें से जो तुगलक वंश का प्रथम संस्थापक बना वो थे गाजी मलिक। परीक्षा में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों
कि किस सेनाध्यक्ष जो थे वो प्रथम सुल्तान बने? तो आपका जवाब हो जाएगा गाजी मलिक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जवाबित थे, तो जवाबित कौन थे? तो जवाबित था राज्य कानून। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि जवाबित किससे संबंधित है, तो जवाबित थे राज्य कानून से संबंधित। ये एक टर्म दी गई है दोस्तों, और सिर्फ आपसे पूछा जाएगा किससे संबंधित है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अगर तौल की सबसे छोटी इकाई की बात की जाए तो तौल की सबसे छोटी इकाई है रत्ती। इसका संस्कृत शब्द है रक्तिका। हिस्ट्री का सवाल है दोस्तों, लेकिन ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि तौल की सबसे छोटी इकाई बताइए, तो आपका जवाब होगा रत्ती। नेक्स्ट, प्रसिद्ध अमीर खुसरो दरबार में रहे। तो प्रसिद्ध अमीर खुसरो इनमें से किसके दरबार में रहे? तो प्रसिद्ध अमीर खुसरो इनमें से अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे। हालांकि वे और भी सुल्तान के समकालीन रहे थे, लेकिन अगर इन पॉइंट्स की बात की जाए दोस्तों तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में समकालीन रहे। अगर बात की जाए कितने सुल्तानों के दरबार में अमीर खुसरो रहे, तो वे थे 5 सुल्तान दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो यह विवरण दिया है दोस्तों इब्न बतूता ने अपनी किताब में। और इब्न बतूता कहाँ से आए थे? इब्न बतूता आए थे मोरक्को से। और मोरक्को देश कहाँ पड़ता है? तो मोरक्को देश पड़ता है अफ्रीका में। इब्न बतूता की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो परीक्षा में पूछी जाती है, उस पुस्तक का नाम है रिहला। देखिए दोस्तों, ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं और आपको ये सारे सवाल याद रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो तैमूर लंग ने भारत पर जो आक्रमण किया था वो साल था 1398। सीधा सवाल आपसे पूछा जाएगा किस वर्ष तैमूर लंग ने आक्रमण किया, तो आपका जवाब हो जाएगा 1398। बढ़ता है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये ऊपर ही बताया था दोस्तों, देखो, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली? तो इसका जवाब आपको सबको पता चल गया होगा। इसका जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। पागल संघ की राजा थे जो राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गए। इन्होंने तरह तरह के सिक्के चलाए और लोगों ने जो सिक्के थे वे अपने घरों में रख लिए और तांबे के सिक्के उसकी जगह निकाल दिए। सोने के सिक्के इन्होंने बांटे और तांबे के सिक्के इनको वापस में मिले, इसलिए इनको पागल संघ की बादशाह भी कहा जाता है। अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि पागल संघ की बादशाह कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए दोस्तों, ये सारे सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में या तो ये सवाल पूछे गए हैं या इनसे रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो सभी सवाल और उनके बीच में दिए हुए पॉइंट्स ये सभी आपको याद रखने हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल की नई नई नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स।